हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप सभी को पता है कल के वीडियो में दोस्तों हम जो मनोवैज्ञानिक विकार हैं सभी प्रकार के लगभग दोस्तों जो आपके चिंता विकार हैं, जो आपके दुर्भीति है, फोबिया है, आपके जो भोजन संबंधी विकार हैं दोस्तों, इन सभी विकारों को हम दोस्तों कर चुके थे। विकासात्मक विकार, मनोदशा विकार, सभी प्रकार के जो विकार हैं दोस्तों इनका अपन अध्ययन कर चुके हैं डिटेल्स में। दोस्तों, अब हम इनके क्वेश्चन लगाएंगे। कल मैंने आपको क्वेश्चन जो दिखाए थे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था तो इस वजह से क्या क्वेश्चन हल नहीं कर पाए थे। तो आज इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन है दोस्तों हल करने वाले हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने जो डिटेल्स थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा मनोवैज्ञानिक विकारों का, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। पहले डिटेल्स वीडियो देख लें, उसके बाद दोस्तों यह क्वेश्चन लगाएं तो आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल सरल लगने लगेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए आते हैं सीधे प्रश्न पर। दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है पहला प्रश्न है, स्नायु न्यूरोटिज्म अनुभव में व्यक्ति को सर्वाधिक क्या अनुभव होता है। तो दोस्तों, अपन पढ़ चुके हैं जो न्यूरोटिज्म विकार हैं, जो स्नायु विकार हैं, तो इसमें दोस्तों आपके जो क्या अनुभव होता है, व्यक्ति को सर्वाधिक क्या अनुभव होता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन से हल करना दोस्तों इसको बिल्कुल सरल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अनियंत्रित प्रसन्नता तो यहाँ होगा नहीं, मिश्रित भाव भी दोस्तों यहाँ नहीं है, सकारात्मकता भी, कोई भी विकार है दोस्तों उसमें सकारात्मकता तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर उच्च तनाव और घबराहट हो जाएगी। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन जो था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप बगैर पढ़े भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनमें से कौन सा GDD के लिए एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने कल आपको इसको अलग से बता चुका था कि जो GDD है इसका मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताया था। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबलमेंट, जो होता है दोस्तों ग्लोबल डेवलपमेंट डिले। दोस्तों, यहाँ क्या बोल रहा है इसको, आपको सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बोलने में, इसको बोलना है दोस्तों आपको ग्लोबल डेवलपमेंट डिले। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में बोलेंगे ग्लोबल यानी कि वैश्विक, और दोस्तों डेवलपमेंट यानी कि विकास, और डिले यानी कि देरी, यानी कि दोस्तों इसको बोला जाता है वैश्विक विकास में देरी। हिंदी में क्या बोला जाएगा दोस्तों, इसको वैश्विक विकास में देरी। इंग्लिश में दोस्तों GDD का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल डेवलपमेंट डिले। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, यह पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों वैश्विक विकास में देरी का कौन सा कारण आपको यहाँ पर दिख रहा है कि बच्चा है जो उसके जो वैश्विक विकास है दोस्तों, जो उसका जो शरीर के अनुसार या जो उम्र के अनुसार विकास नहीं हो पा रहा है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों वैश्विक विकास में देरी। यानी कि उस समय जब अन्य बच्चों का जो विकास हो रहा होगा उस उम्र में, तो उस उम्र में अगर बच्चे का वैसा विकास नहीं होता है तो उसको वैश्विक विकास में देरी बोला जाता है। तो किस कारण से यह देरी हो सकती है विकास में, तो यहाँ पर दोस्तों बचपन का मोटापा, यह इतना दोस्तों कारण मतलब खास कारण नहीं है। सख्त परिवेश, दोस्तों ऐसा नहीं है कि परिवेश की वजह से उसका विकास ना हो। चीनी और एडिक्ट या अत्यधिक सेवन, दोस्तों यह भी इतना कारण वो नहीं है। इसका दोस्तों है मेन है, इसका है दोस्तों बचपन का संक्रमण। दोस्तों बचपन का संक्रमण है, इसकी वजह से क्या है बचपन में अगर कोई संक्रमण हो गया है उसको, तो उसके विकास में है देरी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विध्रुवीय विकार बाइपोलर डिसऑर्डर किस प्रकार का विकार है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ, जो द्विध्रुवीय विकार है इसमें क्या होता है, व्यक्ति में एक व्यक्ति में दोस्तों दो व्यक्तित्व पाए जाते हैं, दो प्रकार की पर्सनालिटी उसमें पाई जाती हैं। एक तो दोस्तों इसमें रहता है अति उत्साह दोस्तों रहता है, एक व्यक्तित्व में अति उत्साह रहता है, और एक में दोस्तों इसमें क्या रहता है, अवसाद रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता से घिरा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा अवसाद में चिंता में डूबा हुआ रहता है। और एक व्यक्तित्व जैसे ही दोस्तों इसका परिवर्तित हो गया, बहुत ज़्यादा उत्साही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दोस्तों प्रसन्न चित्त हो जाएगा। तो एक ही व्यक्ति में दो प्रकार के जब व्यक्तित्व पाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं दोस्तों द्विध्रुवीय विकार, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर। अचानक से उसका मूड बदल जाता है, अचानक से उसका मूड फिर से सही हो जाता है, तो इसको बोलते हैं द्विध्रुवीय विकार। यहाँ पर दोस्तों आपको सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया है कि द्विध्रुवीय विकार है जो बाइपोलर डिसऑर्डर है किस प्रकार का, मनोदशा यानी कि मूड विकार है, अचानक मूड बदलना, तो ये मनोदशा विकार में आ जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोस्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों का एक डर है, इसका एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका मैं आपको बता चुका हूं कि जो क्लोस्ट्रोफोबिया मैंने कम से कम 4 से 5 प्रकार की जो दोस्तों इसमें फोबिया आपको बताई थी।
दोस्तों कई प्रकार की, कम से कम 6 या 7 प्रकार की फोबिया आपको बताई थी, उसमें से मैंने बता चुका था कि क्लोस्ट्रोफोबिया को पूछा जा चुका है। तो संलग्न स्थानों का एक डर है दोस्तों, तो वैश्विक विकास में देरी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, यह नहीं होगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर दोस्तों, इसका भी फुल फॉर्म आ चुका है, OCD का, यह भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तनाव विकार है, ऑटिज्म है। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पर सभी विकारों के बारे में पढ़ा होगा तो यह ऑटिज्म तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें दोस्तों सामाजिक संपर्क बच्चा नहीं बना पाता है। और दोस्तों यहाँ पर जुनूनी बाध्यकारी विकार यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है दोस्तों, तो यह भी नहीं होगा। इसमें व्यक्ति क्या करता है जुनूनी बाध्यकारी विकार में कि एक ही काम को दोस्तों बार बार वह दोहराता है। जैसे भी एक उदाहरण आया था कि एक व्यक्ति है ऑफिस जाते समय एक ताला को बार बार खींच के देखता है, मतलब बार बार, एक जो महिला है बार बार हाथ धुलती है, तो उसको कौन सा है, उसको जुनूनी बाध्यकारी विकार होता है। वैश्विक विकास में देरी आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ सीधा सीधा है कि एनेक्जाइटी डिसऑर्डर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा क्लोस्ट्रोफोबिया में, कि उसको क्या है, तनाव विकार में यह आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है जो तीव्र मूड स्विमिंग निम्न का एक लक्षण है। तो दोस्तों इसको अब भी आप कर चुके हैं, तीव्र मूड स्विमिंग यानी कि अचानक से मूड बदलना, अचानक से परिवर्तन आ जाना, किस में होता है दोस्तों, द्विध्रुवी विकार। इतना सिंपल दोस्तों क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो देखा होगा अच्छे से तो आप यह क्वेश्चन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। दोस्तों यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी थेरेपी माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने के लिए दी जाती है, जिनके बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार यानी कि कंडक्टर डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ थेरेपी भी दोस्तों पूछी जा चुकी हैं, तो मैं आपको दोस्तों ऑटिज्म में भी बता चुका था थेरेपी। यहाँ पर दोस्तों इनको बताना है कि नियंत्रित करने, प्रतिबंधित करने के लिए दी जाती हैं, जिससे विशेष रूप से आचरण विकार यानी कि कंडक्टर डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। तो इनको दोस्तों यहाँ पर प्रणालीगत फैमिली थेरेपी होती नहीं दोस्तों, प्ले थेरेपी होती है, लेकिन यहाँ यह नहीं दी जाएगी। कार्यात्मक परिवार थेरेपी यह भी नहीं दी जाएगी दोस्तों, इनको दिया जाता है पेरेंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। दोस्तों इनको बच्चों की देखभाल के लिए पेरेंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है, तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक चिंता विकार की विशेषता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक चिंता विकार की विशेषता है, आपको एनेक्जाइटी डिसऑर्डर की विशेषता बताना है। एक अत्यधिक या उत्तेजित स्थिति जो कि आशंका अनिश्चित करती है, एक अत्यधिक या उत्तेजित स्थिति जो कि आशंका अनिश्चितता और भय की भावनाओं की विशेषता है। विकृत चिंतन, अत्यधिक जांच द्वारा वर्गीकृत एक भावनात्मक स्थिति। पैनिक अटैक की वजह से भावनात्मक स्थिति। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पैनिक अटैक आपको नहीं लगाना, पैनिक अटैक तो दोस्तों इसका होगा नहीं। और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है, डिसऑर्डर थिंकिंग, यह भी नहीं होगा। अत्यधिक जांच द्वारा वर्गीकृत एक भावनात्मक स्थिति, तो दोस्तों यह भी आपका यहाँ पर आंसर नहीं होगा, आपका हो जाएगा एक अत्यधिक या उत्तेजित स्थिति जो कि आशंका अनिश्चितता और भय की भावनाओं की विशेषता है, यही आपका क्या है दोस्तों चिंता विकार हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुवी विकार, आप देख रहे हैं कि द्विध्रुवी विकार से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर से को इस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यही बिल्कुल लगभग अभी आप एक क्वेश्चन कर चुके हैं, यह थोड़ा सा क्या है बदल के दे दिया है कि द्विध्रुवी विकार को और किस नाम से जाना जाता है। तो असामाजिक व्यक्ति सिंड्रोम दोस्तों यह तो होगा नहीं। मसीहा रोग यह भी नहीं है। गहरा अवसाद, हाँ यह इसको बोल सकते हैं। और मुंचूसन सिंड्रोम दोस्तों यह भी नहीं है। तो आपको मैं बता चुका था, इसमें एक तो दोस्तों दो व्यक्तित्व पाए जाते हैं, एक तो दोस्तों अवसाद से व्यक्ति घिरा होता है और एक बहुत ज़्यादा क्या है उत्साही होता है। तो दो प्रकार के जो इसमें व्यक्तित्व पाए जाते हैं, तो गहरा अवसाद दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरकाइनेटिक विकार की विशेषता निम्नलिखित में से इसे छोड़कर शेष सभी हैं। तो दोस्तों आपको मैं पहले भी ADHD पढ़ा चुका था, और दोस्तों इसमें भी जो हाइपरकाइनेटिक विकार है दोस्तों, यहाँ पर ADHD को ही हाइपरकाइनेटिक विकार दोस्तों बोला गया है। तो आपको एक नाम दोस्तों ADHD का एक दोस्तों यहाँ पर ये नया नाम मिला है, ADHD को ही दोस्तों हाइपरकाइनेटिक विकार बोला जाए। तो आपको ADHD की विशेषताएं याद रखना है। उसमें क्या होता है दोस्तों, इम्पल्सिविटी उसमें होती है, और दोस्तों वहाँ पर अति सक्रियता भी होती है, उसमें दोस्तों डिस्ट्रैक्टिबिलिटी भी होती है। तो मतलब तीनों चीज़ें, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, हाइपरकाइनेटिक, इम्पल्सिविटी, अति सक्रियता दोस्तों, यह सब रिलेटिव हैं आपके ADHD से। सिर्फ यहाँ पर दोस्तों मति भ्रम यहाँ पर नहीं होता। दोस्तों जो मति भ्रम विकार है यह आपका द्विध्रुवी विकार का लक्षण है, इसका नहीं है ADHD का। तो आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा तीसरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खालिस्तान के मामले में शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनको दोस्तों आपको अच्छे से समझना है। शायद इससे
क्वेश्चन के बारे में आपको उस वीडियो में नहीं बता पाया, तो आप इन क्वेश्चनों को दोस्तों अच्छे से ध्यान से समझें। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। जब दोस्तों ट्राइप्लेगिया हो, यानी कि ट्राइप्लेगिया दोस्तों जब आपको होगा तो शरीर के इसमें क्या है 3 अंग प्रभावित होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 3 अंग प्रभावित होंगे आपके ट्राइप्लेगिया में। जब दोस्तों आपको बाइप्लेगिया हो तो शरीर के इसमें कितने 2 अंग प्रभावित होंगे। जब बाइप्लेगिया होगा दोस्तों तो शरीर के कितने 2 अंग प्रभावित होंगे। जब दोस्तों आपको क्वाड्रिप्लेगिया हो तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं। मतलब आपको दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो आप जो इंग्लिश में रहते हैं त्रिभुज, ट्राइंगल, यानी कि ट्राइप्लेगिया 3 भुजाएं रहती हैं, तो यहाँ पर 3 अंग प्रभावित होंगे। और दोस्तों आपका जो बाइप्लेगिया है, यानी कि इसमें 2 बाइप्लेगिया दोस्तों आप बोलते हैं ना 1 बाई 1 या गेट 1 बाई गेट, तो मतलब 2 से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बाइप्लेगिया में आपका 2 हो जाएगा। क्वाड्रिप्लेगिया में आपका क्वाड्रिलेटर जैसा होता है तो यहाँ पर दोस्तों 4 हो जाएगा। और दोस्तों आपका है हेमीप्लेगिया। हेमीप्लेगिया में दोस्तों क्या होता है, हेमीप्लेगिया में दोस्तों अंग तो 2 प्रभावित होते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन रहती है, या तो दोनों हाथ प्रभावित हो जाएंगे, दोनों हाथ खराब हो जाएंगे, या सिर्फ दोनों पैर खराब होंगे दोस्तों। मतलब एक चीज़ कुछ होगी, या तो दोनों हाथ खराब हो जाएंगे या आपके दोनों पैर खराब हो जाएंगे, उसको दोस्तों बोला जाता है हेमीप्लेगिया। लेकिन बाइप्लेगिया में आपका एक शरीर का मतलब आधा धड़, यानी कि एक हाथ और एक पैर आपका खराब हो जाएगा, वह बाइप्लेगिया होगा। क्वाड्रिप्लेगिया में 4, हेमीप्लेगिया में 2 होंगे, लेकिन या तो सिर मतलब उसके जो हैंड होंगे या उसके दोस्तों पैर होंगे दोनों। ठीक है, हेमीप्लेगिया को आपको याद रखना है। और दोस्तों एक और होता है, आप इसको भी ध्यान रख लें दोस्तों, एक होता है मोनोप्लेगिया। मोनोप्लेगिया में दोस्तों क्या होता है, मोनोप्लेगिया दोस्तों एक होता है आपका मोनोप्लेगिया। मोनोप्लेगिया में दोस्तों क्या होगा, एक आपका हाथ होगा या सिर्फ एक पैर प्रभावित हो जाएगा। मतलब अगर कोई एक चीज़ प्रभावित होती, एक साथ दोनों नहीं, या तो सिर्फ हाथ प्रभावित हो जाएगा एक, या सिर्फ आपका पैर प्रभावित हो जाएगा, तो वहाँ पर दोस्तों आपका होगा मोनोप्लेगिया। ठीक है, तो इन 5 चीज़ों को आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है, इसका कारण हो सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है, बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑटिज्म तो होगा नहीं, यहाँ पर दोस्तों उसको चिंता तो रहती है, लेकिन यहाँ के इसके जो सामाजिक संपर्क हैं दोस्तों वह मेन इसके लक्षण रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चोट लगने की चिंता उसको यहाँ पर ऑटिज्म नहीं होगा। अति सक्रियता भी दोस्तों जो आपका यहाँ पर है ADHD, यह भी नहीं होगा दोस्तों। चिंता बेकार है दोस्तों, चिंता बेकार यहाँ पर आ जाएगा। अधिगम अक्षमता दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है, तो यहाँ पर चिंता बेकार इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पश्च आघात तनाव विकार, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। दोस्तों यह मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में, थ्योरी वाले वीडियो में, कि यहाँ पर फुल फॉर्म भी दोस्तों पूछा गया है। किसका फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों? PTSD दोस्तों, PTSD है जो PTSD दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। आपको दोस्तों इसको याद रखना है, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसको दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, या फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। इसमें दोस्तों क्या होता है, बच्चों में पश्चाघात तनाव विकार में क्या होता है इसका लक्षण, इसमें दोस्तों घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचता है। यानी कि कोई भी जो घटना उसके सामने जो घटी थी, तो उससे दोस्तों क्या है, उन लोगों से बचना चाहता हुआ है। जो उसके सामने कोई घटना घटी थी या एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, तो जो उसमें संबंधित जो लोग थे दोस्तों, उन स्थानों से या तो उस स्थान से वह डरेगा या उन लोगों से डरेगा। तो इस प्रकार का दोस्तों इस विकार को बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है GAD। दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी कल मैं आपको बता चुका हूँ, GAD का फुल फॉर्म। इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है आपका, आनुवांशिक तो होगा नहीं, आनुवांशिक भी नहीं होगा। इसका दोस्तों होता है सामान्यीकृत चिंता विकार। कल मैं आपको बता चुका था, उसमें सामान्यित लिखा था दोस्तों, जबकि इसमें सामान्यीकृत है, तो इसलिए मैंने बोला था कि आप उसको सामान्यीकृत भी बोल सकते हैं। तो सामान्यीकृत चिंता विकार यानी कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। GAD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसका यह फुल फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है,
अगर गर्भावस्था के दौरान माँ ने बड़ी मात्रा में शराब का सेवन किया है तो शिशु को क्या नुकसान होने की संभावना है। तो दोस्तों कल मैं आपको गेटवे ड्रग्स तो बता दिया था कि कौन कौन सी गेटवे ड्रग्स होती हैं, नशीली दवाएं होती हैं, आपको नशे की ओर ले जाने वाली दवाएं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों नया है, कल इसके बारे में अपन ने जिक्र नहीं किया था। तो अगर जो माँ है गर्भवती है और शराब का अत्यधिक मात्रा में सेवन कर रही है दोस्तों, तो उसको हो सकता है भ्रूण मध्य सिंड्रोम। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, क्वेश्चन पूछा जा चुका है और संभावना है पूछे जाने की, उसको भ्रूण मध्य सिंड्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर निम्नलिखित में से किस वर्ष को हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो भारत ने है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों हेतु कब किए थे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर, किस वर्ष को हस्ताक्षर किए थे? 2007 में इन्होंने क्या हस्ताक्षर किए थे विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, एक योजना थी आपकी विकलांग व्यक्तियों को लेकर। कौन सी योजना थी दोस्तों? वह थी आपकी ADIP दोस्तों, एक ADIP करके एक योजना थी दोस्तों जो विकलांग व्यक्तियों के लिए थी। इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन फॉर परचेस। दोस्तों आपका इसको फुल फॉर्म याद रखना है दोस्तों, असिस्टेंट टू डिसेबल, आई से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, इसको पर्सन फॉर परचेस बोला गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आई का आप ये ना लगाएं कि आई का फुल फॉर्म कोई नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन फॉर परचेस। ठीक है, पर्सन फॉर परचेस, इसको दोस्तों बोला गया है IDIP योजना, जो कि विकलांग व्यक्तियों के लिए 2005 में दोस्तों सामाजिक अधिकारिता जो न्याय मंत्रालय है आपका, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है दोस्तों, इसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। और दोस्तों यह किस लिए स्टार्ट की गई थी? विकलांग व्यक्तियों को जो आर्थोटिक उपकरण होते हैं, यानी कि जो उनके आर्थोटिक उपकरण जो विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं, और दोस्तों कुछ जो एड्स से रहते हैं, एड्स मानक उपकरण हैं, उनको दोस्तों उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना ADIP स्टार्ट की गई थी 2005 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बच्चों में होने वाले द्विध्रुवी विकार बाइपोलर डिसऑर्डर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दोस्तों आप देख रहे हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि आपका जो द्विध्रुवी विकार है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसके जो लक्षण हैं आपको अच्छे से याद रखना है। अति सक्रिय होना दोस्तों, ये तो ADHD का है। अक्सर उदास होना, यह सिर्फ अवसाद है दोस्तों। मूड में अत्यधिक बदलाव होना, जी हाँ दोस्तों, इसमें दो व्यक्तित्व तो पाए जाते हैं, तो मूड में अत्यधिक बदलाव होता रहता है, तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए डिजाइन किया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि जो ADIP योजना है जो कि विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है, तो यह दोस्तों इसीलिए बनाई गई कि आर्थोटिक उपकरणों को दोस्तों किन को दिया जाए? शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए, शरीर के हिस्से में मरम्मत ना होने वाले अंगों की जगह लगाने के लिए। तो दोस्तों शरीर के अंगों का समर्थन करने के लिए आर्थोटिक उपकरणों को उपलब्ध करवाया जाता है ADIP योजना के द्वारा इनको उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि 2005 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCD दोस्तों, OCD का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया, जबकि इससे संबंधित कई क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जा चुके हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? ऑब्सेसिव कंडक्ट नहीं होगा दोस्तों, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप देखें अपोजिशनल नहीं होगा, सिर्फ इसका दोस्तों है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसको आपको याद रखना है। इसको जुनूनी बाध्यकारी विकार बोलते हैं, जिसमें एक व्यक्ति को क्या है, किसी भी कार्य करने की लत सी लग जाती है, वह बार बार उसको मजबूरी मतलब उसकी एक आदत बन जाती है उसको काम करने की। जिसका उदाहरण मैं बता चुका हूँ कि एक जो महिला है बार बार हाथ धुलती, दिन में 20 बार हाथ धुलती, 100 बार हाथ धुलती है, फिर भी उसकी इच्छा पूरी कभी नहीं होती है। इस प्रकार के उदाहरण इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे आमतौर पर डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं जब उन्हें निम्न होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि बच्चे क्या है, आमतौर पर डर कहाँ आएगा दोस्तों? डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं जब उन्हें निम्न होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, इसमें तो मूड में अत्यधिक बदलाव होता है। ADHD अति सक्रिय रहते हैं। ऑटिज्म में सामाजिक संपर्क नहीं बना पाते हैं। जो चिंता, एंजाइटी डिसऑर्डर, तो दोस्तों डर से संबंधित कब करेंगे भावनाओं को महसूस? जब उनको एंजाइटी डिसऑर्डर होगा। ठीक है, इसका आंसर 4th हो जाएगा। और दोस्तों 1-2 क्वेश्चन और हैं आपके, वो भी आप देखें।
दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होगे, यदि किसी बच्चे का तेज़ी से वजन कम हो रहा है, बच्चे का क्या है, तेज़ी से वजन कम हो रहा है और दिन भर कुछ नहीं खाता है, तो उसे कौन सा विकार पाया जा सकता है। तो कल दोस्तों आपने भोजन विकार भी पढ़े थे 3-4 प्रकार के। एक तो पढ़ा था आपने दोस्तों बुलीमिया, एक तो दोस्तों आपने पढ़ा था बुलीमिया, और दोस्तों एक आपने पढ़ा था नर्वोसा एनोरेक्सिया, नर्वोसा पढ़ा था दोस्तों आपने, और एक ने पढ़ा था दोस्तों आपने कौन सा पढ़ा था, बिंगी आहार बेकार, बिंगी आहार बेकार पढ़ा था। बुलीमिया में दोस्तों क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाता जाता है, इसके बाद फिर क्या करता है, उंगलियां डालकर उल्टियां करता है, दवाई लेकर उल्टियां करता है, तो यह होता है बुलीमिया। नर्वोसा में व्यक्ति क्या होता है, जहाँ जैसा कि इसमें लिखा है, किसी बच्चे को तेज़ी से वजन घट रहा है, कम हो रहा है और कुछ भी नहीं खाता है, यानी कि बिल्कुल इसमें खाना व्यक्ति छोड़ देता है। ज़्यादातर यह किशोरावस्था में होता है, जब व्यक्ति अपनी शरीर प्रतिमा को लेकर चिंतित रहता है तो खाना बंद कर देता है कि मेरा वजन घट जाए, तो उसको बोलते हैं दोस्तों एनोरेक्सिया नर्वोसा। और दोस्तों बिंगी आहार विकार में क्या होता है, बिंगी आहार विकार दोस्तों क्या होता है, इसमें व्यक्ति सिर्फ खाता जाता है, उसकी भूख कभी मिटती नहीं है, खाता ही जाता है, उसको बोलते हैं बिंगी आहार विकार। तो दोस्तों यह एक क्वेश्चन था। एक और इससे संबंधित क्वेश्चन है, खाने के विकारों को निर्धारित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो खाने के विकार होते हैं, जो कि 3 प्रकार के मैं आपको बता चुका हूं, इनको निर्धारित करने के लिए मतलब एक है दोस्तों इंडेक्स बनाया गया है कि इतने से ज़्यादा अगर आप खाते हो तो उसमें क्या है, आपको यह विकार हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों उसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। इसका दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, किसका, BMI का दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछा चुका है। इसको क्या बोलते हैं, BMI को बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक। तो आपको याद रखना है, खाने के विकारों को निर्धारित करने के लिए BMI का उपयोग किया जाता है। एक मानक दोस्तों यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं शरीर द्रव्यमान सूचकांक। तो दोस्तों यह आपके क्वेश्चन थे। अब दोस्तों इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं मनोवैज्ञानिक विकारों से। दोस्तों अगले वीडियो हम हल करेंगे अधिगम विकार, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे सीटेट KBS कोई भी वैकेंसी हो, वहाँ पर दोस्तों लर्निंग डिसऑर्डर, वहाँ पर दोस्तों क्या है, लर्निंग डिसऑर्डर आते हैं, अधिगम विकार बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कल के दोस्तों जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लर्निंग डिसऑर्डर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो और आप इसी प्रकार के और टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे कि जिससे मैं आगे की वीडियो बनाता रहूं। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।